द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की लिखी कहानी काकचरित। किशनलाल ने सुबह उठकर अपनी दोनों तलहतियों को देखा, फिर इष्ट नाम जाप किया। भजन का प्रोग्राम हो गया। 8 बज गए। सावित्री बाजार चली है। वह उठकर बैठ गया और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को छूकर देखा। नहीं नहीं नहीं, दर्द नहीं। फिर उसने बाह को टीप कर देखा। नहीं, दर्द तो नहीं। 2-3 बार नथुने से लंबी सांस लेकर परीक्षा की। दोनों नकबा से एकदम क्लियर। आज शाम को अधकपाली दर्द की भी कोई आशंका नहीं, बशर्ते नहीं। उसकी शंका निर्मूल थी। वह प्रसन्न होकर कोई गीत गुनगुनाने लगा। सामने मैदान की ओर देखने लगा। प्रातः भ्रमण करने वाले घर लौट रहे हैं, लेकिन उस मोटे आदमी का मोटापा इस जीवन में अब कम नहीं होगा। सुबह को गोल मार्केट के गोल पार्क के चारों ओर दुल्की चाल में दौड़ता है। शाम के अंधेरे में मिठाई की दुकान में आधा दर्जन रसगुल्ले और क्रीम चाप खा आता है। उसके खाने के ढंग को देखकर कोई भी कह सकता है कि उसे मिठाई की मनाही है और वे चुराकर कुपथ्य भोजन कर रहा है। एक रसगुल्ला मुंह में डालता है और चारों ओर देखता है। किशनलाल को हंसी आई। उस दिन भले आदमी के साथ उसका बेटा भी था। शायद उसके साथ भेजा गया था। भले आदमी ने उसको फुसलाकर एक और टरका दिया था, लेकिन ऐन मौके पर पकड़े गए बेचारे। बेटे ने बाप को धमकी दी, बाबा की हो छे, माँ के बोले दीबो। भले आदमी ने 4 पंतुआ घूस देकर बेटे का मुंह बंद कर दिया था। पता नहीं क्या नाम है उनका। किशनलाल को उनसे सहानुभूति है। एक दिन परिचय पात करने के लिए किशनलाल उनको रसगुल्ला खिलाएगा। सामने वाले बिजली के खंभे पर एक कौआ ना जाने कब से बैठा काएं काएं कर रहा था। एक बार उसने बहुत कर्कश स्वर में काएं काएं किया। तब किशनलाल का ध्यान उधर गया। अरे, ये कौआ साला क्या कर रहा है? मरकरी बार में लगे पतले तार को चोंच से खींच रहा है। रात को अंधेरा छाया रहेगा, कई दिन तक अंधेरा रहेगा, शायद महीनों। फिर किसी दिन किसी को ख्याल होगा तो तार जुड़ेगा और फिर रोशनी होगी। घर के सामने रात में महीनों अंधेरा छाया रहेगा। साला कौआ भी तोड़फोड़ करता है। किशनलाल ने पहले मुंह से हाथ सूस करके उसको उड़ाने की चेष्टा की, लेकिन कौआ उसी तरह काएं काएं करता रहा और रह रहकर तार को चोंच से खींचता रहा। इस बार तोड़ ही देगा। किशनलाल ने इधर उधर देखा। आसपास कोई ढीला कंकड़ नहीं। वह रसोई घर में घुसा। कोयले का एक टुकड़ा हाथ में लिया, फिर रख दिया। कोयला दिन दिन महंगा होता जा रहा है। उसने तरकारी की डाली से एक आलू निकाला, फिर रख दिया। नहीं, आलू क्यों बर्बाद करें? इस छोटे और सूखे प्याज से काम चल जाएगा। अंकुर आया हुआ प्याज है, मिट्टी पाकर जड़ जमा लेगा, बेकार नहीं जाएगा। सूखे और अंकुर आए हुए प्याज को कोई की ओर फेंका उसने। अचानक हाथ का दर्द जोर से चिनचिना उठा। कौआ नहीं उड़ा, लेकिन दर्द के मारे उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल पड़ी और तभी सावित्री आ गई। क्या है? क्या हुआ? दर्द। सावित्री ने मुंह बनाकर मछली की थैली एक ओर रख दी। सावित्री का मुंह बनाना वे समझता है। वे कब किस बात पर कैसा मुंह करती है, किशनलाल को छोड़कर और कौन समझेगा। अभी सावित्री के मुंह बनाने का अर्थ हुआ, ये दर्द तुम्हारी मौत के साथ जाएगा। इतनी बड़ी बात। जब से किशनलाल के हाथ में दर्द हुआ है, दुनिया ही उससे निराश हो गई है। सभी उसे कामचोर, बहानेबाज और झूठा समझने लगे हैं। 8 महीने के बाद उसकी पत्नी भी उसके दर्द को भूल गई है। कहती है, तुम्हारा वहम है। वहम? कोई शौक से महानारायण तेल क्यों मालिश करेगा भला, जिसकी गंध से दुनिया के सभी जीव जंतुओं को उबकाई आती हो? यह क्या, बो वाली मछली ले आई है? अरे, बो वाली खाने से पुराना दर्द भी उभर जाता है। यह क्या उसकी पत्नी नहीं जानती?
अथवा जानबूझकर ही ले आई है? उसने झुंझलाकर पूछा। यह बो वाली मछली कौन खाएगा? सावित्री चूल्हा सुलगा रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। किशनलाल ने इस बार तीखे स्वर में कहा, मैं अभी ही कहे देता हूं, खाने के समय फिर मुझे मत कहना। मैं बो वाली मछली नहीं खाऊंगा। अरे बो वाली मछली में क्या है? यह बादी होता है, सो तुम नहीं जानती? सावित्री ने फिर मुंह बनाया। अर्थात तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज बादी है। किशनलाल का मन दुख और ग्लानि से भर गया। एक उस मोटे आदमी की बीवी है जो रोज उसको बिछावन से उठाकर गोल पार्क के चारों ओर दुल्की चाल में दौड़ने के लिए भेजती है। पति बाहर निकलकर कुछ अपत कुपत ना खा ले, इसलिए बेटे को साथ में लगा देती है। और एक उसकी स्त्री है जिसका नाम सावित्री है, पर अपने पति के साथ इस तरह दुर्व्यवहार कर रही है। ना आज का दिन बुरी तरह कटेगा। दर्द बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। दर्द अब उसके कंधे तक आ गया। उसकी कनपटी गर्म हो रही है। दाहिना नथुना बंद हो गया। दोपहर को ही अधकपाली शुरू हो जाएगा आज। कौवा साला फिर लौटकर आ गया। शायद वे किशनलाल को चिढ़ाने आया है कि वह अपने मन से उड़कर गया था और अपने ही मन से फिर लौटकर आया है। उसको कोई नहीं उड़ा सकता। शायद क्यों ये साला सचमुच उसको चिढ़ाने आया है। किशनलाल की ओर मुंह करके चोंच नचाकर काई काई करता है। सिर्फ काई काई नहीं, काएं। क्या वे कौवा ही सारे अशुभ और आशगुन का वाहक है? जिस दिन वह फिसलकर गिरा था उस दिन भी क्या सुबह को यह इसी तरह काई काई कर गया था? 8 महीने पहले की बात याद नहीं, लेकिन जरूर इसने अशुभ सुर में काई काई किया होगा। किशनलाल के कानों के आसपास कौओं की तरह की बोलियां गूंजने लगी। कक काय काय, कक काय, कुर्र कुर्र, कक कैका कैका। अभी गुलेल होता या बंदूक? नहीं, इस साले की जान लिए बगैर किशनलाल के जीवन में कभी सुख चैन नहीं लौटेगा। किसी दोस्त के पास हवाई बंदूक भी नहीं। चौधरी के पास पिस्तौल है। एक दिन वे चौधरी को चाय पर बुला लाएगा, लेकिन क्या पिस्तौल से कोई को मारा जा सकता है? किशनलाल रसोई घर में घुसा। सावित्री ने पूछा, क्या चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया और कोयले का एक मंझोला सा टुकड़ा उठा लिया। क्या करोगे? किशनलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। सावित्री उसके पीछे पीछे बरामदे में आई। क्या होगा इस कोयले का? किशनलाल ने हाथ उठाया। दर्द। कौवा तार काटने में मशगूल है। उसने कहा, देखती नहीं कौवा क्या कर रहा है? महीने भर तक अंधेरा छाया रहेगा। सावित्री ने देखा। उसे भी अचरज हुआ। सचमुच कौवा तार को नोच रहा है। मरेगा नहीं, शौक नहीं लगता। सावित्री ने अपनी तीखी आवाज में हंस किया और कौवा काऊ काऊ कों कों कहकर ऊहू गयो। किशनलाल ने बोहें चढ़ाकर कहा, दर्द अबे सारी देह में छा गया है। सावित्री बोली, कौवा भी अजब ही होता है। किशनलाल ने कहा, एक बार सारे गांव को जलाकर सुहा कर दिया था इस कोई ने। चोंच में जलता हुआ लकड़ी का अंगारा उड़ा और एक आदमी के फूस के छप्पर पर रख दिया। सारा गांव राख हो गया जलकर। अच्छा। एक बार मेरे बाबूजी कचहरी जा रहे थे। घर के बाहर पैर निकाला ही था कि कोए कोए बस मुकदमा सेशन सुपुर्द हो गया। अच्छा। सावित्री रसोई घर से ही बोली, अरे बड़ा मनूस पंछी होता है कौवा। किशनलाल बोला, एक बार राय साहब के अरबी घोड़े की आंख में चोंच मार दिया। 1000 रुपए का घोड़ा बेकार हो गया। एक बार साहिबगंज में। नाश्ता कर लो। किशनलाल नाश्ता करने लगा। एक बार साहिबगंज में मौलवी साहब के घर पर बैठकर ऐसी बोली बोल गया कि कागा की कोलेरा हो गया। गीत में जो कहा है कि नक बेसर कागा ले भागा, सो झूठ नहीं, जरूर नक बेसर लेकर भागा होगा साला। किशनलाल को लोकगीत की पंक्तियां याद आई। उड़ उड़ कागा छतिया पर बैठे,
छतिया का सब रस ले भागा नक बेसर। और मैं जो गिरा था सो जानती हो, उस दिन सुबह को साला अशुभ बोली बोला था। तुम्हारा वहम है। किशनलाल को गुस्सा चढ़ाया। दुनिया भर के लोगों से सावित्री को सहानुभूति है, अपने पति के सिवा। अरे मैं सच कहता हूँ। सावित्री चुप रही। किशनलाल को अब बोआली मछली की याद आई। उसने कहा, लेकिन मैं बोआली मछली हरगिज नहीं खाऊंगा, छूना भी मना है। किशनलाल का मन फिर दुख और ग्लानि से भर गया। वह मुंह पोंछकर उठा। नहीं, आज का दिन ठीक नहीं। आज मौन व्रत पालन करके भी गृह कलेश को वह नहीं टाल सकेगा। साला कोआ यूं ही नहीं बोलता। किशनलाल अब समझ गया है, उसके दुर्भाग्य के मूल में कागा और कोआ ही है, उसके सारे दुख दर्द का कारण। मैं बोआली मछली नहीं खाऊंगा, यह मैं आखिरी बार कह रहा हूं। सावित्री ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह अब कलह की भूमिका बांधने लगी। विवाह के बाद से शुरू करेगी और अंत इस दर्द पर होगा। इस सिलसिले में वह किशनलाल को ही नहीं, किशनलाल के सभी हित मित्रों को समेटेगी। किशनलाल के चरित्र की व्याख्या करेगी। हुआ शुरू। किशनलाल ने तय किया, वह आज दिन भर शर्मा के घर पर रहेगा, शाम को लौटेगा। लेकिन वह बोआली मछली हरगिज नहीं खाएगा। जहर खा सकता है, वह मछली नहीं। कोआ फिर लौट आया। कहाँ जा रहे हो? किशनलाल ने कोई जवाब नहीं दिया तो सावित्री स्वयं बड़बड़ाने लगी। जाएगा और कहाँ? शर्मा और सिन्हा जैसे निठल्ले दोस्तों को छोड़कर। किसके पास इतना फाजिल समय है? शतरंज। मैं पूछती हूँ कि शतरंज के राजा और वजीर को मारकर क्या दुनिया चलेगी? किशनलाल ने तय किया, आज वह शाम को भी घर नहीं लौटेगा। सावित्री कह रही थी, दर्द दर्द दर्द, हाथ का दर्द, सिर का दर्द। जिसके दिल में अपनी बीवी के लिए, अपने घर के लिए दर्द नहीं, उसकी सारी देह में दर्द। किशनलाल को मौन व्रत भंग करना पड़ा। वह चिल्लाया, इस घर में कौन रह सकता है जहां दिन रात इसी तरह काएं काएं? मैं काएं काएं करती हूँ? बिजली के खंबे पर बैठा हुआ कोआ जोर से कक्का काएं काएं कहकर उड़ गया। किशनलाल की देह झंझना उठी। लगा एक शब्द भेदी वाण मारकर भाग गया कोआ। नहीं, किसी के रोके नहीं रुक सकता। जो होने वाला है आज अच्छी तरह होकर रहेगा। रसोई घर में बर्तन झंझनाने लगे। सावित्री अब बड़बड़ाती नहीं, रो रही है, आंख नाक पोंछ रही है। किशनलाल को अब अपनी जिंदगी भार लगने लगी। उसको अपनी देह पर, अपने नाम पर, अपनी बाह पर, अपने सब कुछ पर क्रोध हो आया। उसने कहा, मैं कहता हूँ। काएं काएं काएं। दरवाजे पर किसी ने असभ्यता पूर्वक दस्तक दी। काएं काएं काएं। दरवाजे की कुंडी जोर से खड़खड़ाई। किशनलाल सिर तोड़ देगा, जो भी हो। इस तरह किसी भले आदमी के घर की कुंडी खटखटाई जाती है? काएं काएं काएं। क्या है? एक्सप्रेस डिलीवरी। किशनलाल ने गुस्से में शानदार दस्तखत कर दिया। पत्र पढ़कर किशनलाल चीख पड़ा, सावित्री! क्या है? सावित्री रसोई घर से निकल आई। उसका चेहरा लाल हो गया उत्तेजना के मारे। उसके होठ थरथरा रहे हैं। क्या है? अरे शुभ समाचार, खुशखबरी। खुशखबरी? देखो ना, पढ़ लो खुद। काएं काएं काएं। पत्र पढ़कर सावित्री खिल पड़ी। वह ठाकुर जी की मूर्ति के सामने चिट्ठी रखकर शंख फूंकने लगी। काएं काएं काएं। किशनलाल बोला, बोआली मछली का चाप बहुत लाजवाब होता है, सो भी तुम्हारे हाथ का। नहीं, बोआली मछली से तुम्हारा दर्द बढ़ता है, तो मत खाओ। अरे कहाँ का दर्द? नहीं बाबा, बादी चीज। सावित्री, कोआ हमेशा अशुभ ही नहीं भागता है। बोआली मछली हमेशा बादी नहीं होती। किशनलाल ने मछली की थाली से भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा उठाया, बरामदे पर गया और जोर से कोई की ओर फेंकते हुए कहा, ले जा, ले ले आ।
कौआ एक बार काएं करके उड़ा, फिर धरती पर पड़े हुए मछली के टुकड़े को चोंच में लेकर ताड़ के पेड़ पर जा बैठा। किसनलाल बोला, वह गीत याद है तुमको? सोने से चोंच मड़ा दूरे कागा, जरा गाओ ना। सावित्री हंस पड़ी। किसनलाल जिद करने लगा, डार्लिंग सुनो ना, इधर जरा। सच कहता हूँ सावित्री, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। काएं काएं काएं। किसनलाल बरामदे में आया, बोला, अभी नहीं, चाप बनने दो, पूरा चाप खिलाऊंगा आज तुझे। काएं काएं काएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।